नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 प्राइम। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। कोरोना संक्रमण लगातार दिन प्रतिदिन लाखों के हिसाब से बढ़ रहा है। रोजाना जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमण से कैसे बचा जाए और किस तरह से इस बीमारी से खुद को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी, इसी पर खास बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान डॉक्टर पंकज वत्स जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर पुष्कर भाटिया भी जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज वत्स, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसके पीछे आखिरकार कारण क्या है? पिछले साल तो हमारी प्रिपरेशन भी नहीं थी, कोरोना को लेकर ज्यादा लोगों के पास जानकारी भी नहीं थी। अब तो दवाई भी है, जागरूक भी लोग हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की बात भी कही गई थी, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है मरीजों की। इसके मुझे दो मुख्य कारण लग रहे हैं जी। एक कारण तो ये रहा कि जो वैक्सीन आ गई जी। तो वैक्सीन आने के बाद जो लिमिटेड चुना स्वास्थ्य विभाग के पास स्टाफ है जी। उन सबकी प्रायोरिटीज जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लग गई। जी। और साधन होंगे उतना ही काम करेंगे ना। जी। तो वो जितने थी वो सारे के सारे वो लग गए आपके इसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, और टेस्टिंग जो है वो नगण्य हो गई, टेस्टिंग बहुत कम हो गई। जी। इसलिए ये संक्रमण बीच में जो बढ़ता रहा लेकिन हमारे संज्ञान से बाहर हो गया। दूसरा ये है कि वैक्सीन आने के बाद हर आदमी को एक भरोसा हो गया, अब वैक्सीन आ गई, अब कोरोना से क्या डरना। ठीक है। उसने वैक्सीन लगाई नहीं लगवाई, उसे क्या डरना। जी। इससे भी वो बहुत लापरवाह हो गया। जबकि एक वैक्सीन जब लगेगी उसके बाद 6 to 8 वीक्स में दूसरी डोज लगेगी, और उसके भी 30-35 दिन के बाद आपको केवल आपको इतना शक्ति मिलेगी, तो फिर आपको जो है अस्पताल में हो सकता है आईसीयू में दाखिल ना होना पड़े। और हो सकता है से जो मिथ है जो मैं दूर करना चाहूंगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद तुरंत लगवाने, दोनों वैक्सीन की डोज लगाने के 35 दिन के बाद इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद भी हो सकता है जी। कोरोना के वो आए, इफेक्ट आए कि ना आए, प्रभाव दिखे कि ना दिखे, सिम्टम्स दिखे कि ना दिखे, लेकिन आप दूसरे को कोरोना संक्रमित कर सकते हैं। जी। तीसरी बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा साइंटिस्टों को, डॉक्टर्स को, कि वो इस बारे में भी कुछ स्टडी करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना के जो हमने इतने सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स किए हैं जी, और उस कोरोना के वैक्सीन करने से के कारण ही हर घर में जहां पर भी चले गए बुजुर्ग चले गए, बुजुर्गों के कांटेक्ट में बच्चे रहते हैं। आप देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चे संक्रमित हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं कि आप बच्चे वैक्सीन लगने के बाद दादा दादी के पास ज्यादा करीब उसके गए हैं, उनके आसपास रहे, उनका डर खत्म हुआ है, भय खत्म हुआ है। ना दादा को डर है ना बच्चों को डर था, जिससे पहली बार बच्चों में आपको देखने को मिल रहा है ये। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट जो है उसके कारण ऐसा हुआ। इसके बारे में अनुरोध करूंगा कि सरकार को, साइंटिस्टों को, डॉक्टर्स को इस विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर पुष्कर भाटिया, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आयुर्वेद को रहस्यों का खजाना कहा जाता है। आयुर्वेद इस बीमारी को लेकर क्या कुछ कहता है? जिस तरह से ये संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है, आयुर्वेद क्या कुछ कहता है? क्या कुछ उपाय हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में इस संक्रमण से बचाव के लिए? ऐसा है कि ये पिछले साल से जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है जी, तो हम आयुर्वेद वाले, और मैं तो खास तौर पे बड़ा इस मामले में वोकल हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि ये आयुर्वेद से ही इसका क्योर हो सकता है जी, और बचाव भी हो सकता है, क्योर भी हो सकता है जी। और ये बात एक साल में लगभग सिद्ध भी हो चुकी है, मान भी चुके हैं, चाहे आधे मन से माने जो अपना WHO या एलोपैथी वाले, लेकिन कुछ हद तक मान रहे हैं, चाहे उसको प्रिवेंटिव मान रहे हैं, अभी क्योर में नहीं मान रहे, लेकिन मानना शुरू किया है इन्होंने थोड़ा थोड़ा जी। या चाहे हमारे प्रधानमंत्री के दबाव से मानना शुरू किया है, वो एक अलग विषय है। ठीक है। तो पहले दिन से ही हम जो है, हालांकि हमें आयुर्वेद वालों को कोरोना पेशेंट को ठीक करने की अथॉरिटी नहीं है, अगर हम ठीक करने का क्लेम करेंगे तो शायद हमें वो जो है, पिछले साल भी हरियाणा के एक डॉक्टर ने क्लेम किया था तो उसको सजा हो गई थी जी। तो इसके बावजूद भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, वॉलंटरीली आते हैं, और हम उनको ठीक करते हैं, और बहुत आसानी से, बड़े मजे से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ठीक हो रहे हैं जी। ठीक है। रही बात वैक्सीनेशन की, तो डॉक्टर साहब ने सही बोला कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है, और ऐसे पेशेंट हमारे पास आ भी रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है, पहली डोज लगा ली, दूसरी भी लगा ली, और उसके बाद वो 30-35 दिनों के बाद दोबारा फिर उनको ये प्रॉब्लम आने लगी है या आ रही है।
हम आयुर्वेद में भी ऐसे कहते हैं कि हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारी मेडिसिन जैसे च्यवनप्राश है या कुछ बहुत सारी मेडिसिन है, चलो एक मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सी मेडिसिन है हमारे पास तो जो इन बीमारियों से बचने के लिए सहायक हैं, हो सकती हैं और हैं भी, और बाद में अगर हो भी जाए तो वो इफेक्टिव भी हैं। गिलोय है या बाबा रामदेव की भी बहुत सी मेडिसिन है, हम लोग भी यूज कर रहे हैं। बहुत सारे आयुर्वेद के देश भर में विद्वान है वो जो अलग अलग तरह की मेडिसिन यूज कर रहे हैं और अच्छा उनको सकारात्मक और 100% रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, जिस तरह से अभी बात डॉक्टर पुष्कर ने भी की और आपने भी पहले ये चीज उठाई कि 2-2 डोज लगने के बावजूद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है वैक्सीन जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड लग रही है उसकी इफिशियंसी पे। अब तो बात ये हो रही है कि हम रूस से स्पुतनिक वी भी ला रहे हैं, तो उपाय क्या है? जब वैक्सीन लगने के बावजूद भी संक्रमण बढ़ रहा है तो वैक्सीन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठते हैं। ये वैक्सीन की क्रेडिबिलिटी, देखिए यही अंतर है, एलोपैथी में यही अंतर है कि हम सारी चीजें तथ्यों के आधार पर बोलते हैं जी, और हम जो बात कहते हैं उसको रिवाइज करने में, रिव्यू करने में कुछ देर भी नहीं लगाते हैं जी। जब ये वैक्सीन आई थी तो वैक्सीन के बारे में कहा गया कि इतने प्रतिशत ये इसकी सक्सेस रेट है जी। लेकिन जब जैसे जैसे देखा और नए आंकड़े सामने आए तो हमने सवाल उठाया कि इसकी क्षमता क्या है, और अभी जांच जो हो रही है उसके बाद हम ये बात कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से आपको पूरा प्रतिरोधक शक्ति आपकी डेवलप नहीं करती है। इसमें 60 से लेकर 70%, 75%, किसी वैक्सीन में 80-90% तक आपको केवल सफलता मिलती है। लेकिन जो खतरनाक पहलू जिसके बारे में आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि कहीं कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद आप कैरियर तो नहीं इसके बन गए हैं। ठीक है, ये सबसे खतरनाक। इसके बारे में मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि केवल जो वैक्सीन लगवाने के बाद जो पेशेंट दोबारा शिकायत कर रहे हैं, परेशानी की शिकायत कर रहे हैं, उनके ऊपर स्टडी की जाना बहुत जरूरी है। जैसे सिम्टम्स आते हैं उनको कोई आज की तारीख में, अगर वो सीरियस पेशेंट नहीं है तो आज की तारीख में कोई सपोर्ट उसको नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से जी। तो ऐसे में, और वैसे भी सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है, इतने सारे लोगों को लगाई जा रही है, तो वो घर पे ही रह रहे हैं और घर पे रह के दूसरों को संक्रमित करने की स्थिति में हो सकते हैं। तो इसके बारे में जांच करने की आवश्यकता है, आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। और लोग, अगर ये बात मैं जो कह रहा हूं, अगर इसमें कुछ तथ्य सामने आते हैं, कुछ रिसर्च वर्क सामने आता है, तो वैक्सीन लगने के बाद भी जैसे हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, इस तरीके से जिनको वैक्सीन लग रही है उनको भी घर में अपने आप को बाकी लोगों से क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में ये मान के चले कि सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन यही एक उपाय है, यही एक जरिया है इस संक्रमण से बचने का, क्योंकि लॉकडाउन कई हम देख रहे हैं कि कई शहरों में लग चुका है। दिल्ली में भी 2 दिन का डे कर्फ्यू की बात सामने आई है। कल से आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और सोमवार सुबह तक रहेगा। ये एक तरीका है, एक माध्यम है इस संक्रमण के प्रसार को रोकने का। देखिए, अगर मान लो जैसे इन्होंने कहा है कि फ्राइडे से लेकर मंडे तक चला जाएगा, तो उससे एक चेन ब्रेक होने के कुछ चांसेस तो हैं, जो कि हम पूर्ण लॉकडाउन करने की स्थिति में नहीं है। तो कम से कम ये फ्राइडे शाम से लेके और मंडे तक जाएगा, तो ये जो कुछ घंटे हैं ये चेन को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रेक तब करेंगे जब जनता सरकार के कहने से नहीं, जनता कर्फ्यू की तरह इसको इस्तेमाल करेगी। यानी सब अपने घर में भी कर्फ्यू, बाहर भी कर्फ्यू, और उतना सोशल डिस्टेंसिंग भी, जब सारे के सारे माध्यम इस्तेमाल करेंगे तब इसका कोई फायदा हो सकेगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा केवल रविवार को होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस तरह के कोई फायदा नहीं इस तरह का करने का। कम से कम एटलीस्ट 72 घंटे का पीरियड तो ऐसा होना चाहिए ताकि वो इस चेन को तोड़ा जा सके। डॉक्टर पुष्कर, आपको लगता है कि जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू की बात सामने आई है, कई स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू भी लगातार चल रहा है, कई जगहों पर तो वीकेंड कर्फ्यू भी चल रहा है, इनके जरिए हम ब्रेक द चेन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं? ऐसा है कि इस मामले में डॉक्टर पंकज जी का कहना ज्यादा सही है कि हमें जो है स्व अनुशासन, अपने में अनुशासन लाना ज्यादा जरूरी है। हम लॉकडाउन लगाना या कुछ और करना, मेरे ख्याल में ये इतना ज्यादा बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं है। जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है, किसी को अगर हल्का सा जुकाम भी है, तो वो स्वयं को खुद ही अपने आप को आइसोलेट करे ताकि वो दूसरों को इफेक्ट ना कर पाए। और जब हम बाहर जाते हैं तो हम सिर्फ जरूरत के टाइम जाएं बाहर,
और बिना जरूरत के हम घूमने फिरने वाला जो कार्यक्रम है, कहीं पर्यटन का कार्यक्रम है, कहीं ऐसे इधर उधर दोस्तों मित्रों का मिलने का है, या वो सब काम बंद करने पड़ेंगे हमें। अनावश्यक घूमना बंद करना पड़ेगा जब तक ये कोरोना का डर सामने है। और दूसरी एक और बात है कि ये जो संक्रमण बढ़ रहा है, दिख रहा है, ये एक आयुर्वेद के हिसाब से ये संधि काल है, ऋतु संधि काल जिसे हम बोलते हैं आयुर्वेद में, कि जब एक ऋतु जा रही होती है दूसरी ऋतु आ रही होती है, उस समय जो ये संक्रमण होता है, इस तरह का जो वातज कफज रोग जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। और ये हम सालों से देख रहे हैं, जब भी मौसम चेंज होता है, गर्मी आ रही होती है या गर्मी जा रही होती है, यानी अभी जो नवंबर दिसंबर का समय होगा तो उस समय हमारे पास पेशेंट खांसी जुकाम बुखार के आते हैं, सालों से आ रहे हैं। और तो आप देखेंगे कि उस समय ये जो साधारण जुकाम भी होता था तो वो भी इनफेक्ट उससे भी दूसरे किसी व्यक्ति को जुकाम सांस बैठने से हो जाता था, किसी को नहीं होता था। तो वही जो संक्रमण की जो स्थिति है, वो वायरस उसको इफेक्ट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा, किसी की इम्यूनिटी अच्छी है, किसी की नहीं है, तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो हम उससे दूरी बना के रखें, और जो खुद इन्फेक्टेड है, जिसको पता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, वो अपने आप को क्वारंटीन करे। ये स्व अनुशासन तो लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो लॉकडाउन या कर्फ्यू या और ये कब तक चलेगा ये। जी डॉक्टर पंकज, जिस तरह से बात की डॉक्टर पुष्कर ने कि यहां पर अगर आपको हल्का सा भी जुकाम है तो आप खुद को आइसोलेट कर ले। मौसम का ट्रांजिशन हो रहा है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, लोग कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पहचाने कि ये कोरोना को लेकर ही ये कफ कोल्ड है या फिर जो मौसम का ट्रांजिशन है उसकी वजह से, या हल्का कुछ आपने ठंडा खा लिया तो उस वजह से आपको कफ कोल्ड हो गया? लोग फाइंड आउट कैसे करें? बड़ा कंफ्यूजन इस चीज को लेकर। देखिए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी साधारण इन्फ्लुएंजा भी है तो आपको कोई हक नहीं है कि आपके कारण अपने परिवार के लोगों को या बाकी लोगों को संक्रमित करें। उसमें भी तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें तकलीफ नहीं होती है, उसमें भी डेथ होती है, उसमें भी लोग आईसीयू में जाते हैं। लेकिन हमारी नियति बन चुकी है, अगर घर में किसी को इन्फ्लुएंजा का अगर अटैक आ जाता है तो घर के सभी लोग मानते हैं कि बारी बारी सबको आएगा। हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। और अभी तो मैं सुनने में आ रहा है कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कोरोना आएगा, सबको आएगा, कोई नहीं बचेगा कोरोना से। ऐसा लोगों का सोचना बन गया है, तो जो होगा देखा जाएगा। तो जैसे घर में इन्फ्लुएंजा आता था और घर में 4-5-6 लोग होते थे, लगभग बारी बारी सबको आता था, फिर इंतजार करते थे, 1-2 लोग बच जाते थे, 3 लोग बच जाते थे। वही स्थिति कोरोना के बारे में भी होने वाली है। तो इसलिए लोग इस बात के लिए मेंटली तैयार हो चुके हैं। आप और हम टीवी पर चैनल से बात करते रहेंगे, राजनेता सरकारें कर्फ्यू लगाकर बाकी लगाकर लोगों को और परेशान करती रहेंगी, इससे कुछ आना जाना नहीं है। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो सरकार, प्रधानमंत्री और सारी सरकारें आज ही फैसला करें कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का जितना खर्चा किया जा रहा है वो 4 गुना किया जाता है। अगर वो ईमानदारी से देश की जनता के प्रति कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं और वॉर लेवल पे जैसे इन्होंने हथियार बना दिए, मिसाइल्स बना दी, बाकी बना दिए, अरे बड़े शर्म की बात है। हिंदुस्तान की सरकार को बाहर से ऑक्सीजन इंपोर्ट करनी पड़ रही है। जी ठीक है, नहीं बड़ी बात है डॉक्टर पंकज। यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि अब बार बार कहा जा रहा है कि डबल म्यूटेंट वायरस की वजह से संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या है ये डबल म्यूटेंट वायरस? एक आम आदमी इसको कैसे समझ पाएगा? इन लोगों की ये जो बात है, ये आम लोगों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। जी, आम लोगों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। हमारे से डॉक्टरों को सोचने के, देखने के लिए एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है। सवाल ये है कि आप कोरोना से संक्रमित हुए और आप आईसीयू में पहुंचे या आपको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ी है ना पड़ी, आपको आपके स्वजनों को बेड मिला कि नहीं मिला। और अब तो हालात जो देखने को आ रहा है, रात को हमें भी नींद नहीं आती क्योंकि गलती से टीवी देखने की आदत हमको सोने से पहले, और रात को जो शमशान घाट के बारे में जो डिफरेंट चैनल्स में जो दिखाया जा रहा है उससे हमारे शरीर का रोम जो है वो आक्रांतित हो रहा है। और ये सोचिएगा कि हम टीवी में देखकर ऐसा महसूस कर रहे हैं, जो जिनके परिजन वहां जा रहे होंगे उनके साथ क्या हो रहा होगा। जी ठीक है डॉक्टर पुष्कर, अब बात की जा रही है लाइफस्टाइल की।
लगातार कहा जा रहा है कि लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हुए, ना सिर्फ कोरोना को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को भी लेकर, और यही वजह रही कि संक्रमण लगातार बढ़ता चला गया। ऐसे में क्या लगता है, आयुर्वेद क्या कुछ कहता है कि लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी करें, अपनी हेल्थ को फिट एंड फाइन भी रखें, ताकि इस संक्रमण से ज्यादा बेहतर ढंग से लड़ पाए? देखिए, आयुर्वेद का जो ज्ञान है ये हमारा जन जन में व्याप्त है जी। ये हम कहें कि हम बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है जी। आप गांवों में जाएंगे, उनको उनके जो परंपरागत जो उनको जानकारी होती है, जो उनके अनुभव सिद्ध जो ज्ञान होता है, वो कई बार हमारे से भी ज्यादा होता है जी। तो हमने क्या किया कि हमने ना एलोपैथी के चक्कर में या तथाकथित विज्ञान के चक्कर में अपने ज्ञान को ही समाप्त करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमारा जो ऋतु संधि काल है या ऋतु के परिवर्तन के समय हमारा खान पान क्या होना चाहिए, ये हमारे पूर्वजों ने हमें बताया हुआ है और ये हम सालों से हम करते आ रहे हैं और हमें उसमें कभी दिक्कत नहीं आई। जैसे मौसम बदलता है तो प्रकृति भी चेंज होती है, तो प्रकृति जो है अपना खान पान जो है वो सब चेंज करती है जी। वो अपना वीडियो नजर नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। जो प्रकृति जो है वो उसमें फल सब्जियां हमारी हैं, अलग अलग तरह का जो प्रोडक्ट्स हैं वो बदल जाते हैं। पहले जो है अभी गर्म चीजें खा रहे थे हम, काफी कुछ चेंज आ गया, अभी आम आ रहे हैं, अंगूर आ रहे हैं, या खाने पीने में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो प्रकृति जो है वो हमारी उसके प्रकृति के अनुसार चेंज होती रहती है और हमें मिलता रहता है वो चीजें। ठीक है। तो उस ज्ञान को जो है ना, उसको हम वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं कर पा रहे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमें जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत है, हवा। तो मान लीजिए मैं अपना मुंह और नाक दबा लूं तो क्या होगा कि मैं मर जाऊंगा। तो ये ज्ञान है और ये इसके पीछे मरने के पीछे कारण क्या है कि बॉडी के अंदर जब हम सांस नहीं लेते तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जी, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो बॉडी जो है वो हमारी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये विज्ञान है। लेकिन क्या हम सांस नहीं ले पाएंगे जी? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम मर जाएंगे, क्या ये सबको पता नहीं है? ये ज्ञान क्या सबके पास नहीं है? यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रकृति से जुड़ना भी है, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर भी करना है और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमें कई बाकी चीजों पर भी ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुष्कर आपका भी। कुल मिलाकर जब तक संक्रमण हमारे सामने है तब से उससे बचाव के लिए हमें सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना भी होगा और समय आने पर वैक्सीन भी लगवानी होगी। यही बेहतर तरीका है इस बीमारी से बचने का। बहरहाल इस चर्चा में आज बस इतना ही। नमस्कार।